हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल होम्योवेव। आज हम बात करने वाले हैं एलोसोकट्रिना के बारे में। जो एलोसोकट्रिना है नॉर्मल एलोवेरा है, जो कि कहीं पर भी मोस्टली ऑल ओवर इंडिया मिलता है। और इसका हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। तो एन एक्सीलेंट रेमेडी टू ऐड इन री एस्टेब्लिशिंग फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम आफ्टर ओवरडोजिंग वेयर डिजीज एंड ड्रग सिम्टम्स आर मिक्स्ड। हम कितना बार क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका सही से केस टेकिंग नहीं होने के कारण जो हम मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो सही नहीं होता है, जिसके कारण मेडिसिन का साइन एंड सिम्टम उसके साथ साथ जो डिजीज़ का जो साइन एंड सिम्टम था दोनों एक साथ पेशेंट में अपीयर हो जाता है। तो हमें बहुत दिक्कत हो जाता है कि कौन सा सिम्टम सही है, जिसके कारण सिम्टम लेने में दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन में हम एलो को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एडेप्टेड टू इंडोलेंट बियरी पर्सन एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर मेंटल लेबर फटीग। इसका मतलब है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है व्यक्तित्व। इसका व्यक्तित्व कैसा है, तो इसका जो व्यक्तित्व है वो ये पहले से आलसी होता है और थका हुआ होता है, जिसके कारण इसे मेंटल लेबर या तो फिजिकल लेबर कुछ भी अगर बोला जाए तो उसे करना पसंद नहीं होता है। और ये ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन टू रिलैक्स्ड फ्लैग्मेटिक हैबिट। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो कि फैमिली ओरिएंटेड होता है, उसे सुनना पसंद है और साइलेंट रहता है। अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो वो बस देखता है, वो उसमें जाके इन्वॉल्व नहीं होता है। नॉन एंथुजियास्टिक पर्सन होता है, ऐसे टाइप को बोलते हैं फ्लैग्मेटिक पर्सन। एंड मेंटल जनरल, इसका जो मेंटल जनरल है डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ एंड कंप्लेंट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। ये जो होता है हमेशा, ये ज़्यादातर जो होता है कि वो एंग्री रहता है, गुस्से में रहता है जब वो बीमार पड़ता है, और वो खुद से ही डिससेटिस्फाई रहता है और अपने कंप्लेन से। और जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो और भी ज़्यादा, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के केस में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रहता है। उसके बाद ये जो एलो जो मेडिसिन है बहुत हद तक डायरिया और डिसेंट्री का मेडिसिन है, और इसे हम बहुत ज़्यादा डायरिया और डिसेंट्री में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखेंगे कि डायरिया का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, क्यों डायरिया इसमें एलोस जो होता है इसमें कैसा डायरिया होता है और क्यों होता है। इसमें सबसे पहला जो कारण है ग्रेट फियर ऑफ वीकनेस और लॉस ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनी। इसका मतलब है कि and sensation of insecurity in the rectum, there are afraid to pass flatus, fear stool will escape। मतलब कि ग्रेट फीलिंग ऑफ वीकनेस और लॉस ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनी। इसका मतलब कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है इंटरनल स्फिंक्टर, और ये बाहर वाला है एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलते हैं। यही दोनों जो स्फिंक्टर है ये स्टूल को होल्ड करने में मदद करता है। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसे माइंड कंट्रोल करता है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है उसे हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन लॉस ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर एनी जो है, जिसके कारण वो स्टूल को, वो जो पेशेंट होता है वो स्टूल को होल्ड नहीं कर पाता है और स्टूल अपने आप पास हो जाता है, जिसके कारण उसे हमेशा इनसिक्योरिटी रहता है कि रेक्टम में जो सेंसेशन ऑफ इनसिक्योरिटी होता है कि उसे रेक्टम में जो स्टूल है वो अचानक से बाहर ना आ जाए। यहाँ तक कि उसका अर्जिंग ऑफ जो स्टूल है बहुत ज़्यादा होता है, और वो जैसे ही बाथरूम के लिए दौड़ेगा तो उसी टाइम पे वहाँ पहुँचने से पहले ही उसका जो कपड़ा है वो गंदा हो जाता है। तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कि ग्रेट फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड वेट इन द pelvis as if the rectum were full of fecal matter where would out of into for the extreme
कॉशन, अगर उसका जो मतलब रेक्टम वाला और पेल्विस वाला रीजन है उसको ऐसा फील होता है कि उसका जो रेक्टम है वो भरा हुआ है और भारी फील होता है, जिसके कारण अगर वो सावधानी ना बरते, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो रेक्टम से खुद ब खुद स्टूल पास आउट हो जाएगा इसका। और स्टूल जाने से पहले ये जो लॉर्ड रंबलिंग एंड गार्गलिंग इन द एब्डोमेन एज थ्रू द वाटर वेयर रनिंग आउट ऑफ द बोतल, मतलब कि जब वो स्टूल नहीं जाएगा उस वो इसका एवर्जन है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से, जिसके कारण इसका जैसे ही वो खाना खाएगा और या कुछ पानी पिएगा तो उसके बाद उसके पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ाहट होने लगता है, ऐसा कि जैसे कि कोई बोतल का ढक्कन खोलकर पानी को गिराता है, वैसा आवाज़ रंबलिंग एंड गार्गलिंग साउंड होगा, जो कि अगर आसपास में कोई व्यक्ति है तो वो आसानी से उसे सुन सकेगा। तो इसके जो रंबलिंग साउंड है ये जब स्टूल पास आउट हो जाएगा तो उसके बाद वो रंबलिंग साउंड जो होगा वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस पहले ही खाने और पीने के बाद रंबलिंग साउंड सुनाई देता है, उसके बाद वो स्टूल की ओर जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो था हमने दो चीज़ देखा कि उसका जो लॉस ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनी हो जाता है, जिसके कारण इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम रहता है कि उसको लगता है अचानक से स्टूल पास हो जाएगा, जाते जाते ही पास आउट हो जाएगा। दूसरा है कि वो हमेशा उस वहाँ पे भारी फील होगा, पेल्विस रीजन में भारी भारी फील होगा, और अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो भी स्टूल है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। और स्टूल जाने से पहले और खाना खाने के जैसे ही बाद उसे पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, रंबलिंग एंड गार्गलिंग इन द एब्डोमेन होगा, और उसके बाद उसे स्टूल लग जाएगा और वो जल्दी से दौड़ेगा बाथरूम जाने के लिए। तो ये हमने देखा। उसके बाद इसका कैरेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल का कैसा कैरेक्टर होगा तो हम एलोय को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूल का जो डिसेंट्री का केस है उसमें जो इसका स्टूल होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और जेली लाइक होगा। तो कोलाइटिस के कंडीशन में या डिसेंट्री के कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ के जो म्यूकस होते हैं वो एक कॉन्जेशन के कारण इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं और वहाँ पे म्यूकस भर जाता है, और वो म्यूकस इसमें दो चीज़ है कि इस यहाँ पे डिसेंट्री के कंडीशन में जितने भी म्यूकस जमा होकर वो बाहर की ओर निकलते रहते हैं, और जब वो स्टूल जाता है तो ये थोड़ा सा म्यूकस होगा या कितना बार बस म्यूकस ही होगा, और कितना बार थोड़ा सा म्यूकस और थोड़ा सा स्टूल होगा। तो और दूसरा होता है डायरिया के केस में। डायरिया के केस में क्या होता है, येलो एंड सेमी सॉलिड स्टूल होगा, और गसिंग ऑफ थिन एंड येलो ऑफेंसिव एक्सकोरिएटिंग फिगर फीसेज विथ बर्न लाइक ए फायर। इसका जो स्टूल होता है येलो कलर का होगा और सेमी सॉलिड होगा, और एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ फीसेस होता है। एक्सकोरिएटिंग का मतलब छिल जाने वाला, ऐसा लगेगा कि वहाँ पे जो एनस वाले रीजन जो है वो पूरा छिल गया है, जिसके कारण उसे वन लाइक ए फायर, आग की तरह पूरा वहाँ पे जलन होगा। और जैसे ही वो खड़ा होगा या चलेगा तो उसका जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग डायरिया इसे हंगरी, बहुत ज़्यादा भूख लगता है। एंड डायरिया से पहले जब हमने देखा था कि यहाँ पे देखा था रंबलिंग एंड गार्गलिंग साउंड जो होता है, उसके साथ साथ यहाँ एक और भी है उसे कोलिक के कंडीशन में, जैसे कि पेट दर्द। इसका जो पेट दर्द होगा तो वो कटिंग एंड ग्रीपिंग टाइप ऑफ पेन होगा इन द राइट एब्डोमेन, राइट साइड एब्डोमेन में कटिंग एंड ग्रीपिंग टाइप का पेन होगा। और जितना भी जो पेन है आफ्टर स्टूल जाने के बाद जितना भी पेन है सब कुछ सीज हो जाएगा, यानी कि स्टूल के जाने के बाद जो आवाज़ आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगा, और वो जो दर्द था वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको ग्रेट वीकनेस हो जाता है, और प्रोस्ट्रेशन मतलब कि वीकनेस फील होने के बाद लगता है ना कि उदासीन हो गए हैं, पूरा एकदम थका थका फील हो रहा है कब, और इतना तक वो जो बहुत ज़्यादा इतना वीकनेस हो जाता है कि कितना बार वो फैंटनेस, बेहोश की कंडीशन में चला जाता है। तो ये इसके कैरेक्टर ऑफ स्टूल हो गए। फिर हम आते हैं रेक्टम के बारे में। रेक्टम का जो हेमोरॉइड कंडीशन है, इससे पहले वाले डायग्राम में हमने यहाँ पे देखा था कि ये
ये जो है इंटरनल स्फिंक्टर, इसके पास में जो ये ब्लड वेसल्स बना हुआ है, ब्लड वेसल्स यहाँ से पास करता है। तो यहाँ पर जो वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल्स का कलेक्शन होता है, और ये सेक्शन है, एक सेक्शन काट करके यहाँ पे फोटो में लगाया गया है। तो इसके कारण ये जो वेन है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो वेन है यहाँ पे कंजेशन ऑफ ब्लड होने के कारण ये जो वेन में कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक कंजेशन, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जिसका मतलब वहाँ पे वेन आके एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, जिसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग हो गया है। तो जो इंटरनल वेन जो था तो वो इंटरनल हेमोरॉइड क्रिएट करेगा, और जो एक्सटर्नल वेन था वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड क्रिएट करेगा। और ये जो वेन है बाहर की ओर बंच ऑफ ग्रैप्स लाइक बाहर की तो प्रोट्रूड कर जाएगा, मतलब कि बंच ऑफ ग्रैप्स लाइक वो बाहर निकल जाएगा हेमोरॉइड। इसका कितना बार हार्ड स्टूल होने के कारण इसे क्या होगा, हार्ड स्टूल होने के कारण इसका जो वहाँ पे छिल जाएगा। तो यहाँ पे समटाइम ब्लीडिंग भी हो सकता है। एंड पाइल्स आर मोस्ट ड्यू टू कांस्टेंट म्यूकस सिक्रीशन फ्रॉम द एनस पाइल्स एंड सोरनेस एंड टेंडर एंड हॉट इचिंग। यहाँ पर इसका जो पाइल्स के कंडीशन में, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो ओपनिंग है वो छोटा हो जाता है, और स्फिंक्टर अगर काम कर बंद है तो जिसके कारण थोड़ा थोड़ा सा रिसाव होते रहता है, जो भी म्यूकस जो इकट्ठा हुआ था वो रिसाव होते रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मोइस्ट हो जाता है, और वो म्यूकस के कारण उसे बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है एंड बर्निंग सेंसेशन होता है, शोर होता है, दर्द होता है एनस रीजन में, और इसके साथ साथ कांस्टेंट बैक एक बियरिंग डाउन इन द रेक्टम, हमेशा उसे बैक एक का प्रॉब्लम होता है, यानी कि कमर में दर्द होगा, उसके साथ साथ सोरनेस, और इतना ज़्यादा ईचिंग और बर्निंग होता है रेक्टम में कि वो सही से सो नहीं पाता है, प्रिवेंटिंग स्लीपिंग। इसके साथ साथ इसमें एक मेडिसिन और है कि म्यूरेटिक एसिड का होता है, इसका तो है कि अगर ठंडे पानी से हम वो देखेंगे एग्रावेशन और एमेलियोरेशन में, कि इसका जो एमेलियोरेशन जो होता है वो ठंडे पानी से होता है या कोल्ड एप्लीकेशन से होता है, और ये एग्रावेशन हॉट एप्लीकेशन से होता है। तो लेकिन जो म्यूरेटिक एसिड है उसे वार्म एप्लीकेशन से आराम मिलता है, और उसमें जो है उसमें इतना ज़्यादा, इसमें सोरनेस इसमें भी है, बट जो म्यूरेटिक एसिड है उसमें इतना ज़्यादा सोरनेस है कि ओवर सेंसिटिव टू टच इनटू द बेड पर भी वो सही से छू नहीं पाएगा, बेड में भी सटने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो एक मेडिसिन म्यूरेटिक एसिड है, उसे भी देख सकते हैं। इसका जो हेडक जो होता है वो फ्रंटल हेडक होता है एंड हैवनेस इन द आई, आँख पूरा भारी भारी फील होता है। हेडक अल्टरनेट विथ लंबागो मतलब बैक एक, पीछे जो कमर का दर्द है वो हेडक के साथ साथ इसमें होता है। एग्रावेशन में अगर बात करें तो हॉट एंड ड्राई वेदर के कंडीशन में एग्रावेशन होता है आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड अर्ली मॉर्निंग। इसका कुछ एग्रावेशन है, मेनली आप याद रख सकते हैं। जो एग्रावेशन होता है हॉट एप्लीकेशन से इसका एग्रावेशन होता है, और खाने और पीने के बाद इसका एग्रावेशन बढ़ जाता है, चलते वक्त और खड़े रहने टाइम और सुबह के टाइम पे इसका एग्रावेशन होता है। एमेलियोरेशन वहीं पे कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वेदर में कोल्ड एप्लीकेशन कुछ भी करेंगे तो इसका जो होगा आराम मिलेगा उसे पेशेंट को। जैसे कि हमने देखा हेमोरॉइड के कंडीशन में, तो उसमें भी कोल्ड एप्लीकेशन करने से जो वो म्यूकस जो बाहर की ओर सिक्रीट हो गया था उसे अगर कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसके बाद उसे जो बर्निंग सेंसेशन और बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा था जिसमें आराम मिलता है। तो हम ये सब देख सकते हैं। और रिलेशन में हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है इसका सल्फ़र। तो हम एक बार देख लेते हैं शुरू से कि क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। ये एक थका हुआ इंसान है जो कि बियरी पर्सन होता है, जिसके कारण इसे कोई भी मेंटल या फिजिकल लेबर नहीं कर सकता है, उसे करना पसंद नहीं होता है। और मेंटल में क्या होता है, ये खुद से डिससेटिस्फाई रहता है एंड इसका कंप्लेन जो है कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोई में अगर देखते हैं तो इसका सबसे पहले क्या कारण है कि इसका जो एग्रावेशन होता है वो
ईटिंग और ड्रिंकिंग से होता है। तो जो एग्रावेशन है जिसके कारण, और इसका लॉस ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनी, एनी हो जाता है, जिसके कारण स्फिंक्टर, लॉस ऑफ स्फिंक्टर होने के कारण जो स्टूल को होल्ड करने का कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण इसे स्टूल, मतलब खाने के बाद इसका जैसे ही वो खाना खाएगा उसको स्टूल लगेगा, और स्टूल जैसे ही जाने लगेगा तो लॉस ऑफ स्फिंक्टर हो चुका है, लॉस ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर हो चुका है, जिसके कारण वो होल्ड नहीं कर पाएगा और जाते जाते ही वो कपड़ा गंदा कर देगा। उसके बाद हमने देखा था कि फुल रेक्टम में फुल फिलनेस ऑफ हैवीनेस फील होता है, जिसके कारण उसे ऐसा डर लगा रहता है हमेशा कि वो स्टूल कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए वो सावधान रहता है। स्टूल जाने से पहले वहाँ पे रम्बलिंग एंड गार्गलिंग साउंड सुनाई देगा, जैसे कि कोई बोतल से ढक्कन खोलकर पानी गिराता है, और कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन होगा, और ये सब स्टूल जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने डायरिया के कंडीशन, डिसेंट्री कंडीशन में ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होगा, और डायरिया के कंडीशन में येलो सेमी सॉलिड फीकल मैटर होगा, और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा। और जब स्टूल पास आउट कर लेंगे उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, सोरनेस होता है, और ये डायरिया के टाइम पे इसे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। और आफ्टर स्टूल ऑल जो जितने भी पेन होगा सब कुछ सीज हो जाएगा, एंड इवन प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, और वीकनेस फील होगा, जिसके कारण प्रोस्ट्रेशन होगा, और लास्ट में जाके ये बेहोश भी हो सकता है। फिर रेक्टम वाले केस में था कि इसका जो हेमरोइड था, कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल के कारण, कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल के यहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा, और वहाँ पे स्वेलिंग ऑफ द वेन हो जाएगा, जिसके कारण वो एक्सटर्नल हेमरोइड बाहर की ओर आ जाएगा, और ज़्यादा हार्ड स्टूल होगा तो कितना बार छील जाएगा, ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो म्यूकस था सिक्रीट होकर बाहर आएगा, और वहाँ पे बर्निंग और ईचिंग करवाएगा, जिसके कारण वो रात भर सो नहीं पाएगा, और वहाँ पे सोरनेस फील होगा। अगर ठंडा से एप्लीकेशन करते हैं तो इसे आराम मिलता है, और अगर गर्म एप्लीकेशन करते हैं तो इसका जो एग्रावेशन होता है, जितने भी साइन एंड सिम्टम होते हैं, और खाने और पीने से एग्रावेशन होता है, चलने से भी और स्टैंडिंग रहने से भी एग्रावेशन होता है। तो अब इसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।